स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो जेक बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले जो आपका 27 मार्च को विज्ञान का एग्जाम हो, ठीक है, साइंस का एग्जाम हो, दोस्तों उसका हम लोग झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद रांची झारखंड का दौरा, ठीक है, जारी किया गया मॉडल प्रश्न पत्र को सोल्व करने वाले और मॉडल प्रश्न पत्र दोस्तों आपका सब्जेक्टिव रहने वाले, ठीक है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सेट 5 को सोल्व करने वाले, इस तरह से आपको मॉडल पेपर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को जरा सी भी स्किप मत कीजिए। आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला 27/5 को लेकर, ठीक है। वार्षिक परीक्षा 2022-23 क्लास 10 विषय की बात करें तो विज्ञान यानी कि साइंस, ठीक है। समय 1.5 घंटा दिया जाए, पूर्णांक की बात करें तो 40। चलिए तो इतना तो सभी को पता है। चलिए हम लोग सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो का एक एक प्रश्न दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम 2023 का 27 मार्च को विज्ञान के पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है मैं आपको काफी वीडियो में बता चुका हूं। जो सेक्शन है सबसे पहले दिया जाएगा 7 गो प्रश्न पूछेगा, 5 गो उत्तर दे देगा, ठीक है। 10 नंबर का सेक्शन है, एक प्रश्न रहने वाला है। चलिए देर ना करते हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों इतना खास इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रश्न कुछ इस प्रकार कहता है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक लिखें। क्या यह चालक की लंबाई पर निर्भर करती है? सबसे पहले जो पहला प्रश्न यहां पर देखिए, दो प्रश्न पूछ रहा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक, ठीक है, क्या होता है और यह चालक की लंबाई पर निर्भर करता है या नहीं। दो का प्रश्न बना, ठीक है। देखिए यहां पर दोस्तों प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है, ठीक है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम होता है और क्या यह चालक की लंबाई पर निर्भर करता है? बहुत बढ़िया समझाएंगे, दिक्कत मत लीजिए, चीजों को समझने का प्रयास कीजिए, जितना भी दोस्तों उनको शेयर करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप दूसरा का कहता है क्या चालक की लंबाई पर निर्भर करती है, तो दोस्तों सबसे पहले यहां पर ध्यान रखें जो प्रतिरोधकता है, ठीक है, रो एल बाई ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? आर बराबर रो एल बाई ए। तो ये दोस्तों जो प्रकार यहां पर पदार्थ की जो प्राकृतिक है, ठीक है, ये दोस्तों लंबाई और एरिया पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। चाल यहां पर एरिया और लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए जैसा कि दोस्तों एक यहां पर जैसे कि एक छोटा सा लोहा का तार है और एक बड़ा सा लोहा का तार है, ठीक है। तो जितना इसमें प्रतिरोधकता काम करेगा दोस्तों उतना ही इसमें भी प्रतिरोधकता काम करेगा। कहने का अर्थात यही बनता है कि यह चालक की लंबाई पर निर्भर नहीं करती है चालक की लंबाई पर निर्भर। क्या समझ में आया? बहुत अच्छा समझ में आएगा। चलिए 2 नंबर देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है कि घरेलू, आप सबके घर से रिलेटेड आ गया प्रश्न, ठीक है। घरेलू विद्युत परिपथ में स्रोतों को साथ समानांतर क्रम में विद्युत उपकरणों को जोड़ने के 2 लाभ लिखे। ये जो घर के विद्युत परिपथ हैं, आखिर के जो स्रोत के समानांतर क्रम में यानी कि पार्श्व क्रम में, दोस्तों यहां पर समांतर को हम लोग पार्श्व क्रम भी बोलते हैं, कहीं कहीं लिखा हुआ देखने को मिलेगा तो घबराना नहीं है, ठीक है। पार्श्व क्रम में विद्युत उपकरणों को जोड़ने के लिए 2 को लाभ निकला है जो कि आपको लिखना अच्छी तरह से। देखिए सबसे पहले लिखा कि समांतर क्रम में जोड़ने के लिए 2 लाभ निम्नलिखित है। पहला देखें तो प्रत्येक उपकरण को पूर्ण बैटरी वोल्टेज मिलता है। जो प्रत्येक उपकरण दोस्तों इसको पूर्ण बैटरी वोल्टेज मिलता है, और दूसरा का कि एक उपकरण बंद अथवा खराब होने पर भी अन्य उपकरण जो है प्रभावित नहीं होता है। समझे? एक बात समझ लीजिए, ठीक है। देखिए दोस्तों यहां पर इस प्रकार का होता है, ठीक है। देखिए यहां से इस प्रकार का हो गया और दोस्तों एक इस प्रकार का हो गया, एक इस प्रकार का, ठीक है। अगर पहला खराब है दोस्तों तो दूसरा आपका अच्छी तरह से काम करेगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको बता के लिखना है, ठीक है। चलिए 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर कहता है, क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए और सब्जेक्टिव के लिए, दोनों के लिए। 2 ऐसे धातुओं का नाम लिखे जिसे हथेली पर रखने ही वो पिघल जाए। जी हाँ, जादू होने वाला, यहाँ जादूगर का जादू, ठीक है। गैलियम दोस्तों या सीजियम ऐसे 2 धातु हैं जो आप हाथ के हथेली पर रखेंगे, जिसके कारण आपके हाथ के हथेली के तापमान के कारण वो ऐसे 2 धातु हैं जो पिघल जाएंगे। 2 धातुएं कौन कौन से हैं? गैलियम, गे से गैलियम यानी कि गलना ही गैलियम हो गया, और सीजियम सीज रहा है, ठीक है। तो दोनों दोस्तों यहाँ पर रिलेटेड है, ट्रिक से रिलेटेड भी हो गया। तो इसको दोस्तों अच्छी तरह से याद कर लीजिए, गैलियम और यहाँ पर सीजियम ऐसे 2 धातु है जिसे जो हथेली पर रखते हैं वो पिघल जाता है, ठीक है। 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संलयन अभिक्रिया दर्शाते हैं? C2H6, C3H8 और C3H6 C2H2। देखिए यहां पर सबसे पहले ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखना है? C2H6 और C3 और यहां पर दोस्तों H8, ये 2 क्या है? एल्केन है दोस्तों। 2 यहां पर एल्केन है और ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? C3H6 ये एल्कीन हो जाएगा दोस्तों, और C2H2 ये क्या हो जाएगा? एल्काइन हो जाएगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग यहाँ पर चलिए बताते हैं कि C3H6 तथा C2H2 संकलन अभिक्रिया दर्शाएगा, क्योंकि संकलन अभिक्रिया का ऐसे अभिक्रिया है जिसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसी उत्प्रेरक की यहाँ पर उपस्थिति में संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन का निर्माण नहीं करता। देखिए जो एल्केन और एल्काइन
यानी कि वो असंतृप्त है, अनएजुकेटेड है, ठीक है, तो वो दोस्तों क्या करता है, तो वो दोस्तों संगलन अभिक्रिया करता है, और जो सेचुरेटेड है, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, वो क्या करेगा, अभिक्रिया नहीं करता। बस यही सिंपल सा बात था, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट दोस्तों 5 नंबर, ये आपके दोस्तों दादा परदादा से रिलेटेड आ गया। आनुवांशिकता से क्या समझते हैं, आखिर क्या समझते हैं आनुवांशिकता से? देखिए, माता पिता के गुण का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होना ही आनुवांशिकता कहलाता है। यानी कि जो आपके माता पिता में जो कुछ लक्षणों हैं, जो कि डीएनए के माध्यम से आपके में भी वो पाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो यहां से दोस्तों आप इसको आनुवांशिकता को बहुत ही अच्छी तरह से समझ लिए होंगे, ठीक है। चलिए, 6 नंबर का था कि ओजोन परत की क्षति के लिए कौन से रासायनिक पदार्थ उत्तरदायी थे? आखिर क्या कारण है जिसके कारण ओजोन परत में क्षति होता है? रासायनिक पदार्थ का उत्तरदायी यहाँ पर उत्तरदायी पदार्थ बताना, ठीक है। देखिए, ओजोन परत की क्षति के लिए प्रमुख रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, जिसको हम लोग दोस्तों सीएफसी कहते हैं, उत्तरदायी थे। इसके अतिरिक्त हाइड्रो ऑक्सीजन, मीथेन समेत बहुत सारे गैस जो है गैस इसके लिए जिम्मेदार है। किसके लिए? ओजोन परत की क्षति के लिए, नुकसान के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर का प्रश्न का था दोस्तों कि उपार्जित लक्षण किसे कहते हैं? उपार्जित लक्षण वो ऐसे लक्षण जिसे कोई जीव अपने जीवन काल में अर्जित करता है, यहाँ पर उपार्जित लक्षण कहलाता है। ध्यान समझिएगा, एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं, ठीक है। मान के चलिए आपके पिता इंजीनियर का काम करते हैं, वो जानते हैं इंजीनियर के बारे में सब चीज, उनके पास आइडिया एक्सपीरियंस है उनके पास। तो देखिए, उनको जो है इंजीनियरिंग का पूरा एक्सपीरियंस है, तो क्या आप में इंजीनियर का पूरा एक्सपीरियंस होगा? तो कहेंगे सर नहीं, क्योंकि डीएनए के माध्यम से दोस्तों रंग रूप या कद दोस्तों मिलता है, लेकिन उपार्जित लक्षण नहीं मिलते हैं। जो मनुष्य धरती पे आके लक्षणों को प्राप्त करते हैं, वो लक्षण नहीं मिलते हैं संतान में। बस इतना लिख दीजिएगा, कंप्लीट। कितना नंबर? 2 नंबर, ठीक है। चलिए, सेक्शन बी में हम लोग इंटर कर चुके हैं, और अभी तक एक बार भी नहीं बोला हूं कि जब भी नहीं वीडियो को लाइक दोस्तों, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, और आप सभी का दोस्तों सपोर्ट जो है अब कम आ रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा कम आ रहा है। तो ऐसा मत कीजिए दोस्तों, जितना भी दोस्तों उनको शेयर कीजिए, और अगर कोई भी गलती होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है, मैं उसको सुधारने का प्रयास जरूर करूंगा। 8 नंबर का था दोस्तों, एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र किस तरह प्रभावित होता है? जब पहला कहा था कि कुंडली में विद्युत धारा बढ़ाया जाए, कुंडली में विद्युत धारा बढ़ाया जाए, तो कुंडली में विद्युत धारा बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ता है। जब कुंडली में दोस्तों विद्युत धारा ज्यादा बढ़ जाता है, तो क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए, बी नंबर कि कुंडली में वर्तमान विद्युत धारा की दिशा उलट दिया जाए, तो कुंडली में वर्तमान विद्युत धारा की दिशा उल्टा करने से चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशाएं बदल जाती है। देखिए, सबसे पहले ध्यान रखें, ठीक है। कुंडली है दोस्तों, ये अभी यहाँ पर देखिए, ये इस प्रकार से अभी चल रहा था, ठीक है, इस इधर दिशा भी घूम रहा था, ठीक है। इसको पलट दीजिएगा दोस्तों, ये किस प्रकार से घूमेगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये अब इधर दिशा घूमने लगा, अब इधर दिशा घूमने लगा, ठीक है। बस इतना ही है, और कुछ है नहीं। चलिए, सी नंबर, कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि किया जाए, तो कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि करने से चुंबकीय क्षेत्र में भी वृद्धि होती है। कुंडली में अगर फेरा की संख्या वृद्धि होती है, अधिक ज्यादा फेरा करता है, ठीक, बहुत ज्यादा घूमता है, तो क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि हो जाती है। चलिए, 9 नंबर का दोस्तों प्रश्न तहलका मचाने वाला प्रश्न है कि वोल्ट मीटर और एमीटर में 3 उदाहरण लिखे, तीन अंतर बताना है, 3, ठीक है, कि वोल्ट मीटर और अमीटर में ऐसे 3 अंतर बताना है जो कि एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे दें। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, अच्छी तरह देखिए, ठीक है। वोल्ट मीटर और अमीटर के लिए 3 अंतर निम्नलिखित है। हम लोग पहला देखें तो अमीटर धारा मापता है, अमीटर दोस्तों विद्युत धारा मापता है, आई मापता है, ठीक है, और जबकि वोल्ट मीटर दोस्तों विभवांतर मानता है, यानी कि भी मापता है, ठीक है। वोल्ट मीटर भी मापता है, और धारा को कौन मापता है? एमीटर। यह सो ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बन सकते हैं। विभवांतर को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? तो वोल्ट मीटर कहते हैं, ठीक है। विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। चलिए, अब दोस्तों इतना नहीं कमेंट करेंगे तो बेकार हो जाएगा आप सभी के लिए, कमेंट जल्दी से, ठीक है। 2 नंबर के एमीटर का, यहाँ पर दोनों हम लोग देखे हैं कि एमीटर का प्रतिरोध कम होता है, जबकि वोल्ट मीटर का ज्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पर ज्यादा लिख लीजिए, ठीक है, ज्यादा होता है। एमीटर का प्रतिरोध कम होता है, जबकि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ज्यादा होता है। तीसरा, एमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि वोल्ट मीटर समांतर को एक और नाम से हम लोग कहते हैं पार्श्व क्रम, ठीक है। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है,
ठीक है, चलिए 10 नंबर की ओर बढ़ते हैं कि थर्मिट अभिक्रिया क्या है। ठीक है, समीकरण सहित व्याख्या करें और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। देखिए, कुछ विस्थापन अभिक्रिया बहुत अधिक ऊष्मक्षेपी होती है। दो जो थर्मिट हो तो आपका थर्मिट, ठीक है, ये काफी ज्यादा ऊष्मा प्रदान करती है। इससे उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातुएं गलत अवस्था में प्राप्त होती है। ठीक है, अगर आप थर्मिट से वस्तुओं को प्राप्त करना चाहें तो क्या आपका जो क्या हो जाएगा, तो धातुएं गलित गलित यानी कि गल इतना अधिक तापमान होता है जिसके कारण धातुएं गल जाता है और वो आपको प्राप्त होता है। ठीक है, इस प्रकार की अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। और एक उदाहरण से यहाँ समझ ले, Fe2O3 +2L और यहाँ पर एरो निशान देगा दोस्तों 2Fe और Al2O3। यहाँ पर देखिए विस्थापन अभिक्रिया दर्शा रहा है, कैसे दर्शा रहा है देखिए, तो यहाँ पर ध्यान से Fe के साथ दोस्तों O यहाँ पर जुड़ा हुआ है और Al अलगे है। ठीक है, Fe दोस्तों यहाँ पर अलगा हो गया और AlO3 के साथ जुट गया, तो ये विस्थापन तो अभिक्रिया हो रहा है। इसका उपयोग पटरी एवं मशीन पुर्जों की दायरों को जोड़ने के लिए किया जाता है। देखिए, पटरी को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता था, थर्मिट अभिक्रिया का। इतना अधिक क्या होता है, ऊर्जा प्रदान करता है, जिसके कारण वो धातुओं को पिघलाकर, ठीक है, पिघलाकर क्या करता है, पटरियों को जोड़ देता है, मशीनों को पुर्जाओं को जोड़ता है। चलिए 11 नंबर कि भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर इथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में क्या अंतर होता है, आपको बताना है। अम्ल में, ठीक है, एथेनॉल और इथेनोइक अम्ल में क्या अंतर होता है। देखिए, भौतिक गुणधर्म पर दोस्तों हम लोग कह सकते हैं एथेनॉल की मधुर गंध होती है। एथेनॉल जो है दोस्तों मधुर गंध होता है, जबकि एथेनोइक अम्ल की गंध दम घोटने वाली होती है। ठीक है, दम घोटने वाली होती है। दूसरा नंबर आप लोग देखें दोस्तों, एथेनॉल का घर्षणांक कितना होता है, तो 156 के तो है, और एथेनोइक अम्ल का गलनांक दोस्तों है 290 के। ठीक है, और रासायनिक गुणधर्म पर हम लोग दोस्तों देख लेते हैं, तो एथेनॉल लिटमस विलयन का रंग नहीं बदलता है, जबकि एथेनोइक अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है, क्योंकि अम्ल का ही बात है। तो ये दोस्तों आप अच्छी तरह से इसको लिख सकते हैं। देखिए, ये उदाहरण यहाँ पर ये देखिए, जो रासायनिक और भौतिक गुणधर्म बताया है, मैं अपनी भाषा में व्याख्या किया हूँ ताकि पढ़ते के साथ आपको समझ में आ जाए। ठीक है, समझाने का प्रयास ना पड़े और पढ़ने का साथ ही समझ में आएगा। अगर अब भी समझ में नहीं आता एक बार कमेंट कीजिएगा। ठीक है, सोडियम से क्रिया कर H2 गैस उत्पन्न करता है कौन, एथेनॉल। ठीक है, और एथेनोइक अम्ल सोडियम से भी क्रिया ही नहीं करता। बस अब इसमें समझाने का प्रयास क्या है, बोलेगा कि सोडियम यहाँ पर क्या एथेनोइक सोडियम से अभिक्रिया करके H2 गैस उत्पन्न करता है, जबकि एथेनोइक अम्ल सोडियम से अभिक्रिया ही नहीं करता। बस समझाने वाला ही बात तो यहाँ पर लिखा गया। चलिए 12 नंबर के हम लोग बढ़ते हैं। 12 नंबर का था, वे कौन सा तरीका है जिनके द्वारा विशेष लक्षण वाले व्यस्त जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ जाती है, बताना है। ठीक है, चलिए विशिष्ट लक्षण वाले व्यस्त यहाँ पर जीवों की संख्या निम्न तरीकों से समष्टि में बढ़ जाती है। पहला हम लोग देखें तो समष्टि की वृद्धि लैंगिक प्रजनन पर आधारित है, ये जरूरी है, और विभिन्नताएं ही स्पीशीज को सुरक्षित रखता है। ठीक है, छोटे जीव बड़े जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रंग विभेद कर सकता है। बस 3 गो था, 3 गो हम लोग लिख लिए। चलिए 3 गो से कम, 3 गो नहीं पूछा, फिर भी आप 3 गो लिख दीजिए, काफी नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर का था, यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा जैव न्यूनीकरण हो तो क्या इनके द्वारा इनका हमारे पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैव न्यूनीकरण किसको कहते हैं दोस्तों, जो अपघटित हो जाता है। ठीक है, देखिए यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा जैव न्यूनीकरण हो तो इनका हमारे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा। कैसे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो जैव न्यूनीकरण पदार्थ है, साग सब्जी हो गए दोस्तों, ये इसको गलने में अपघटित होने में ज्यादा नहीं 3 से 4 दिन का समय लगता है, और जो ज्यादा समय लगाता है 1 साल करीबन 2 साल तक, तो वो पर्यावरण को प्रदूषित कर सकता है। जैव न्यूनीकरण कचरा अपघटित हो जाता है, लेकिन बहुत समय तक पर रहने के कारण क्या बदबू और बीमारियां भी पैदा करता है। जो कचरा जल्दी अपघटित हो जाए उससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता। जैसे सब्जियां का कचरा, इसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इसे मिट्टी की क्या होता है, उर्वरता भी बढ़ते हैं। तो बस दोस्तों इतना ही आप लिखिए, समझ लीजिए। बस जैव न्यूनीकरण आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं कि जैव न्यूनीकरण ऐसे पदार्थ हैं जो पर्यावरण को यहाँ पर क्या नुकसान पहुंचाते हैं और नुकसान नहीं भी पहुंचाते हैं। जो साग सब्जी है 3 दिन में गल जाता है, जो अधिक जैव अगर उसको गलाने में अधिक 1 से 2 साल लगे तो उसके कारण जो है बीमारियां फैल जाती है। बस इतना ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 14 नंबर
कहता है विकास में संबंध स्थापित करने वाले जीवाश्म का क्या महत्व है। तो देखिए, विकासीय संबंध स्थापित करने वाले जीवाश्म अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। युगों पहले जो जीव ऐसे वातावरण में चले गए जहां उनका पूरा अपघटन नहीं हुआ था, ठीक है। कुछ ऐसे जीव जो तो मर तो गए, लेकिन ऐसे वातावरण में चलिए जिनका अपघटन होना मुश्किल था, जिसके कारण कि उनके जो छाप है चट्टानों पर सुरक्षित रह गए, वे परिरक्षित जीवाश्म ही जीवाश्म कहलाते हैं। उनका जो है चट्टानों पर छपना है जीवाश्म कहलाता है। जब जीवाश्मों की खुदाई के से प्रति प्राप्ति की जाती है तो उनकी प्रति की गहराई से पता लगता है कि वह लगभग कितना पुराना है। इससे हम अभी के जीव जंतुओं और पुराने जीव जंतुओं में समानता और विभिन्नता का पता चल जाता है। यानी कि जब भी कुछ चीज का कंकाल मिलता है तो दोस्तों उस पर चरहत, ठीक है, पट्टी, यहाँ पर जो है मिट्टी की परत से हम लोग पहचान जाते हैं कि कितना साल पुराना कंकाल है, ठीक है। और दोस्तों अभी तक वीडियो क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ठीक है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल अभी तक, ठीक है, सेक्शन ए और सेक्शन बी को ही हम लोग देखे। तो दोस्तों आप सभी का ज्यादा सपोर्ट और कमेंट रहता है ज्यादा कि सर सेक्शन सी का वीडियो लाइए, तो जल्दी से मैं दोस्तों वीडियो लाऊंगा। इसके लिए दोस्तों कमेंट और सपोर्ट करना है। चलिए दोस्तों हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।